एक कवि हूँ। अभी आपके सामने यहाँ अमेरिका में कैरी शहर में हूँ। मैंने कविताएं, मूलतः मैं कवि हूँ, मैं कविताएं लिखती हूँ और मेरा एक उपन्यास भी है। मैंने अनुवाद भी किए हैं रेने मारिया रिल्के जर्मन कवि को, चीनी कवि ताओ ते चिंग को अनुवाद किया है हिंदी में, और उपनिषद की कहानियों को मैंने रीराइट किया है, उसको सहज सरल हिंदी में मैंने लिखा है। संस्कृत मुझे बहुत पसंद है और संस्कृत मुझे मतलब उसको पढ़ के मैं समझती हूँ। समझ के फिर मैंने छांदोग्य उपनिषद की कहानियों को हिंदी में लिखा, चूँकि मुझे पढ़ने में बहुत दिक्कत हुई। छांदोग्य उपनिषद रिलेटेड है वेदांत से, उसमें आत्मा की बात कहते हैं, सेल्फ की बात कहते हैं, तो बहुत मुश्किल है, तो मुझे पढ़ने में बहुत दिक्कत हुई, संस्कृत, अंग्रेज़ी, हिंदी। लेकिन जब एक बार पढ़ लिया तो मैंने सोचा और लोगों के लिए मुझे इसे सहज सरल भाषा में लिखनी चाहिए, तो मैंने उसको हिंदी में लिखा है। वेदांत में हमारे गुरु थे जो अभी उन्होंने शरीर अपना छोड़ दिया। उनका नाम था टीके घोष, तरित कुमार घोष। वे तोतापुरी के डायरेक्ट डिसेपल थे। उन्होंने तोतापुरी जो रामकृष्ण के गुरु थे उनके साथ उन्होंने विद्या सीखी थी। तो हम लोगों को उन्होंने बहुत सारे गाइडेंस दिए कि जैसे अष्टावक्र संगीता, अवधूत गीता पढ़ना, और बार बार वो रेफरेंस देते थे छांदोग्य उपनिषद का, उपनिषद के उक्ति का, योग वासिष्ठ का। तो उससे बहुत रुचि जमी, बहुत ज़्यादा रुचि हुई। तो वेदांत पढ़ना शुरू किया। तो फिर एक बार जब शुरू कर लिया तो वेदांती हो गए। उसको मतलब कविता स्वयं आती है, लेकिन जब लिखने के बाद दिखता है कि इसमें तो वेदांत है। ये इस तरह से एक रिश्ता बनता है कविता का वेदांत से। कविता का शीर्षक है जिद मछली की। समुद्र के रास्ते से आता है सूरज, सूर्य जो उदित होता है सीना चीर कर बादलों का, धप से गिर जाता है सागर की गोद में। गोद भी कैसी, आर न पार, कहीं और छोर दिखता नहीं। एक सुबह अल सवेरे जागी हुई एक मछली, छोटी सी मछली मचल गई। देखेगी वह सूरज का आना, तकती रही रह रहकर, दुप दुप सतह से ऊपर बार बार। जान नहीं पाई कब और कैसे सूरज उग पड़ा। जिद मछली की, देखेगी वह जाना सूरज का। आखिर घूम फिर कर आएगा थक कर, खुली खुली अगोरती बाहों में सागर के। शाम की लाली तले एक बार फिर दप से कूद गया सूरज, समंदर की अतल गहराइयों में। न जाने कितने कालखंडों से तैर रही है वही मछली, दिग्भ्रमित, युग युगांतरों से अनंत तल को अपने डैनों से कचोटती। युग युगांतरों से अतल तल को अपने डैनों से कचोटती। क्या जान पाएगी कभी खुद ही है वह सूरज और सागर भी, बादलों के पार स्थित, निर्द्वंद आकाश में उद्भुत अनन्य महाभाव भी। ये ऐसा मतलब सटल फीलिंग है, ये बिल्कुल सूक्ष्म फीलिंग है कि ये मैं खुद भी नहीं जान पाती हूँ कि ये कब आ जाता है। जैसे रात में सोते से उठे, एक बार की याद है हमें, हम लोग रेस्ट हाउस में रुके थे, खूब बारिश हो रही थी, 15 अगस्त के आसपास का समय, दिल्ली, भारत देश में दिल्ली शहर, खूब बारिश हो रही थी। रात में सोए, उस समय मुझे नहीं पता था कि मैं उठ के रात में कविता लिखूंगी, लेकिन जब मैं आधी रात में उठी तो अचानक से कविता आई और उस कविता को मैंने लिख दिया। तो कविता ऐसे आती है कि पता नहीं रहता कि कब आएगी। कभी पढ़ने बैठे हैं तो पढ़ते पढ़ते भी कुछ और काम कर रहे हैं, कोई लेख लिख रहे हैं, किसी रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं, अचानक कोई कविता आ जाती है तो वो काम रोक के फिर वो कविता लिखना होता है। कभी होटल में बैठे हैं, सामने कुछ पेन कागज नहीं है तो बैरा से पेन मांग के नैपकिन पर कविता लिखना पड़ता है। तो कविता कब आता है ये मैं नहीं जानती हूँ, वो मैं भूल जाऊंगी। और उससे जुड़ी हुई एक कविता है कि मैं वो पढ़ के बताऊंगी कि वो
मैंने मतलब जब नहीं वो रुक पाती है तो वो कविता चली जाती है, वो कविता फिर नहीं आती है। मैं उसको पढ़ के बताऊंगी कि हाँ, पहली बार, जबकि मेरी किताब इतनी बिकी है। मैंने रिल्के को अनुवाद किया, रेने मारिया रिल्के, उसके कारण मेरा बहुत नाम हुआ। जर्मन पोएट हैं रेने मारिया रिल्के। मेरा उपन्यास, उपनिषद कहानियाँ, और ये जो मेरी कविताएं हैं, पहला कविता संग्रह छपा 95 में। मेरे उम्र के हिसाब से काफ़ी देर से छपा, लेकिन फिर भी जो छपा, उसके बाद दूसरा कविता संग्रह छपा 2000 में। उसके बाद 2007 के पहले जब यहाँ विश्व हिंदी सम्मेलन होने वाला था, तो 4 कविता संग्रह एक साथ छपी, एक ही पब्लिशर ने छापा। 1970 से 2004 तक की कविताएं एक ही कवर में, जैसे ऐसे एक साथ छापा। ये ठहरा हुआ एहसास, जिद मछली की, ये 1970-80 की कविताएं हैं। ये 90 से 95 की कविताएं, ये 2004 की। एक और इसके बाद है 4। एक कविता मैंने लिखी थी भारत पाकिस्तान के, मतलब हिंदू सौहार्द, सामंजस्य और शांति, सरहद शांति और सौहार्द, bbc.com में भी आई थी। और कहानी संग्रह एक है मेरे पास तैयार, जो अभी तक छपी नहीं है, लेकिन कहानियाँ मैं लिखती हूँ। इस बार के जनसत्ता के में भी छपी है कहानी कई जगह छपी है, लेकिन कहानी संग्रह अभी नहीं आया है। अब आगे का मैं नहीं जानती हूँ, आगे कैसा होगा, लेकिन कविताओं से मेरा संबंध है। कविताएं मेरे पास जिसको कहते हैं वो चली आती हैं। जैसे हम लोग धूपगढ़ गए, मध्य प्रदेश में एक जगह है भारत में, खूब ऊंची जगह, तो धूपगढ़ में अपने आप ये कविता आई। ठहरी हुई है सांस, क्षितिज के दोनों किनारों तक फैली निगाहों में समंदर यह आकाश का, भर लूं जरा निमिष भर शांत तृप्त हो ले ये हिया। खड़ी चट्टानों के वक्ष को सहलाता, सपनीली सीढ़ियों से थम थम कर उतरता है सुनहला सैलाब। देवता समेट रहा है अपने राग विराग, जा रहा है वह अनदेखे लोक को, रचने फिर कोई नई सृष्टि अद्भुत। अदृश्य को दृश्य बनाने, देने जीवन निस्पंद निर्जीव परे कनकन को। हम तुम बैठे यहाँ जो युगों से, हुए उद्वेलित न जाने कितनी बार। कितने ही शरों से बिंधा है मन, विहसा है वह हर बार। हमारी भूलों पर या कि हमारी शुद्धता पर कौन जाने। रेने मारिया रिल्के जर्मन के बहुत बड़े कवि कहे जाते हैं। मतलब मेरे लिए तो पूरे विश्व के सबसे बड़े कवि रेने मारिया रिल्के ही हैं। तो उनकी कविताओं को जब मैंने पढ़ा, मुझे इतना सुख मिला उन कविताओं से, कि मुझे लगा कि ये बाकी लोगों को भी पढ़ना चाहिए। ये जो सुख है ये सबको मिलना चाहिए। इसलिए मैंने उन कविताओं को अनुवाद किया, अंग्रेजी से किया। मैं जर्मन चाहती हूँ कि मैं कभी सीखूं, ताकि मैं उसको मतलब एकदम से फर्स्ट हैंड कर सकूं, क्योंकि कहीं कुछ लगता है छूट गया है तो ट्रांसलेशन में। लेकिन जब मैंने अंग्रेजी से किया हिंदी में ट्रांसलेशन, और जब मैंने ताओ ते चिंग को किया, चीनी कबीर कहे जाते हैं, लाओ त्सु का ताओइज्म बहुत मशहूर है। तो महात्मा गांधी भी उनको फॉलो करें, बहुत ज़्यादा, मतलब वो अद्भुत हैं। कबीर, हमारे यहाँ के जो कबीर हैं, जो कबीर कहते हैं, और जो अष्टावक्र संहिता में लिखा है, और जो योग वासिष्ठ में लिखा है, वो तीनों का मिला के ताओ कहते हैं। और थोड़ा थोड़ा वो भी, जिनका वो वैराग्य शतक, भर्तृहरि का वैराग्य शतक, वो मिला के ताओ ते चिंग कहते हैं। तो उनकी कविता, उनका अनुवाद मैंने इसलिए किया कि वो किताब अचानक मेरे पास आ गई एक दिन। मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, और पढ़ने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि इसमें तो पूरा वेदांत है, योग वासिष्ठ है। वो ताओ बोलते हैं, ब्रह्म को वो ताओ बोलते हैं। मैंने योग वासिष्ठ पढ़ा हुआ है, तो उनकी कविता में आता है वह अनामित, वह अनाकार, वह गगनाकार, ताओ। और हमारे यहाँ ये सब विशेषण दिए जाते हैं योग वासिष्ठ में, ब्रह्म को, अष्टावक्र में।
तो बहुत सुंदर किताब है। तो उसको ही मैंने खुद से अनुवाद किया। अनुवाद करके फिर मैंने हिंद पॉकेट बुक वाले को पूछा, तो उसने कहा हाँ मैं छापूंगा, तो उसने छापा। पूरी नहीं आती है। वो ट्रांसलेट करने वाले को खुद भी पता रहता है कि कुछ छूट गया है, कुछ वो ट्रांसलेट करने वाले को मतलब पता रहता है कि कुछ हम थोड़ा सा छोड़ दे रहे हैं, मतलब अपने आप छूट जाता है, वो नहीं आता है। ये छोटी सी कविता है। जिस घर में ऐसे ही खूब बड़ा सा घर था हमारा, उसमें हम रहते थे। तो ये कविता है, कामना। इस शांत दोपहरिया में मैं बढ़ रही हूँ तुम्हारी ओर, घाटियों के बीच, बरामदे के नीचे बनी क्यारी के पास, झुकी हुई तुम्हारी पीठ, मुड़ी हुई बाहों की मछलियाँ उछलकर मेरी श्वास नली में आ अटकती हैं। क्या तुम अकेले हो? बेपरवाह उगा अकेला तारा, बालों भरे जिस्म को बाहर भीतर से कोई सच ढक लेता है। किनारों पर उगी हुई प्यास जमीन से शुरू होकर आसमान तक फैलती हुई एक बारगी उझककर वह कौंध लपट में तब्दील होती है। रात गहराने पर पुरवाई के संग कुछ अनजान हवाएं यहाँ चली आएंगी, जिनके सुरों में खुद खुशबुओं ने रंग घोले हैं। सुरमई बरसात में ढके दिन बरसों बरस अपनी ताजगी बनाए रखेंगे। अनाम देश में आधी रात के बाद देखे गए उनिंदे स्वप्न की भांति, अंधेरी रात में बेपरवाह उगा अकेला तारा पूरी धरती का साथ सुबह के धुंधलके तक निभाता हुआ। अमेरिका में मैं अपनी लड़की के पास आई हूँ। मेरी लड़की यहाँ रहती हैं, तो मैं उनके पास आई हूँ उनसे मिलने, और कोई ख़ास वजह नहीं है। तो उसी क्रम में बाकी मित्रों से भी मिलना हो रहा है। मेरा ये तीसरा ट्रिप है। अमेरिका मैंने अच्छे से घूमा है, तो ये मैं तीसरी बार आ रही हूँ। नहीं, इनके बारे में मैंने कविता तो नहीं लिखी है, लेकिन मैंने डायरी लिखे थे, वो पब्लिश भी हुआ था। पिछली बार मैं आई थी तो डायरी अंश मैंने लिखे थे अमेरिका की संस्कृति पर, यहाँ के लोगों पर। इस बार फिर जाके लिखूँगी। हाँ, अमेरिका मुझे मतलब यहाँ के जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, यहाँ के जो लोग मतलब बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं, ये सब बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ की जो सोसाइटी है उसको दो तरह का संबल है, दो तरह का उनको हेल्प मिलता है। एक तो चर्च की तरफ से उनको अच्छी अच्छी बात सिखाई जाती है कि कम्युनिटी को देखो, कम्युनिटी की हेल्प करो, लोगों की सहायता करो। और दूसरी तरफ से पुलिस उनके ऊपर इतनी कड़ी नज़र रखती है, कोई नियम तोड़ा नहीं कि उसको जेल में बंद कर देंगे। तो एक तरफ डर दिखाते हैं, दूसरी तरफ उनको अच्छी बात सिखाते हैं, तीसरी तरफ जो मेहनत करता है उसको पूरा पैसा देते हैं, उसको सुरक्षा देते हैं। वो अपने घर में पहाड़ पर अकेले भी रहता है। तो ये अमेरिका की तीन चीज़ें अद्भुत हैं। भारत को इसको अपनाना चाहिए। भारत को सुरक्षा देनी चाहिए। भारत को जो वास्तव में गलती करते हैं उनको पकड़ के तुरंत जेल में डाल देना चाहिए कि लोगों को डर हो, वो रास्ते में चलें तभी भी सीधा चलें। जो यहाँ का सिक्योरिटी कार्ड मिल जाएगा, टिकट मिल जाएगा, वो टिकट यहाँ का बहुत बढ़िया है। पढ़ना चाहिए। पहले वो 100 पंक्ति पढ़ें, फिर एक पंक्ति लिखें। पहले वो 100 पन्ने पढ़ें, फिर एक पन्ना लिखें। 1 पेज। आफ्टर रीडिंग 100 पेजेस, वन शुड राइट 1 पेज। अदरवाइज वो लिखना नहीं है। जो भी मन में आया उल्टा सीधा गलत कुछ भी लिख दिया, वो मुझे नहीं पसंद है। और ये कविता मैं उनके लिए पढ़ देती हूँ। फूल, चांद और रात, अब कोई नहीं लिखता कविता फूलों की सुगंध भरी। रात नहाई हो निमिष भर भी चांदनी में फूलों के संग, पर कोई नहीं कहता उस निबिध निमिष की बात जो अब भी टिका है। पावस की चंपई भोर के किनारे चांदनी की बात, झरते हुए हर सिंगार तले बैठकर रचे गए विश्व रूप श्रृंगार की बात। अभी अभी साथ की सड़क पर गुजरा है माँ के साथ मृग के छौने सरीखा, रह रह कर किलकता हुआ बालक। चलता है वह नन्हे पग धरता, बीच में कुदकना उसकी प्रकृति है। कोई नहीं करता प्रकृति की बात, फूल, चांद और रात की बात। ये कविता की जो दिखे, जो महसूस हो, उसको एक्सप्रेस करना ही कविता है। और वो एक्सप्रेस करने के पहले अपने आप को उसकी तैयारी करना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए।
खूब पढ़ने के बाद ही लिखना चाहिए, क्योंकि पाठक कभी भी बुद्धू नहीं होता, ये मान के। अपना सम्मान, पाठक का भी सम्मान, दोनों करना चाहिए कवियों को।